इंस्ट्रक्टर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, सीआरसी लखनऊ, एवं आदरणीय गार्गी खरे मैम, पीएनओ सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना मानसिक आशीर्वचन हम सभी को प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीपीडी न्यू दिल्ली, एवं हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। विषय वैशिष्टता से युक्त है और एक ऐसे पक्ष को जानने समझने और उस पर चिंतन को थोड़ा प्रखर करके समझने का भाव रखने हेतु सशक्त माध्यम है आज का विषय। कैसे हम कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण भाव की तरफ बढ़ सकते हैं, किन किन पक्षों के वैशिष्टताओं को युक्त कर सकते हैं, इन सभी भावों से युक्त होकर के आज के विषय को प्राप्त करने हेतु हम सभी इस पटल पर जुड़ चुके हैं। मैम, आपका मैं संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस पटल पर और आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी वैशिष्टता हमारे बीच रखें। आदरणीय यामिनी खन्ना मैम। धन्यवाद नागेश सर जी। नमस्कार। मैं आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डायरेक्टर पीडीयूएनआई पीपीडी सर का, डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ का और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स मिस्टर जी शंकर गणेश जी का, मिस्टर मुकलेश कुमार जी का, मिस्टर विकास मिश्रा जी का, मिस्टर नागेश पांडे जी का और मिस गार्गी खरे जी का, जिनकी जिस वजह से मुझे यहाँ पे ये अवसर मिला है कि मैं इस टॉपिक पे अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन हैंड स्प्लिंटिंग। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैम कृपया कुछ हिंदी में भी थोड़ा सा समझा दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल हिंदी में ही समझाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके सरल भाषा में ही आप लोगों को समझाऊं कि हैंड स्प्लिंटिंग क्या होता है और उसके बारे में कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं आप लोगों की नॉलेज को बढ़ा सकूं। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि हैंड स्प्लिंटिंग क्या होता है, हमारे हाथ का जो स्ट्रक्चर है, हमारे हाथ में जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें हैंड स्प्लिंटिंग काम करता है, कैसे काम करता है और कौन कौन से विशेषज्ञ हैं जो हैंड स्प्लिंटिंग में कार्य करते हैं और किस किस तरह के हैंड स्प्लिंट्स होते हैं और आजकल जो नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हैंड स्प्लिंट में वो एक दिव्यांगजन के लिए कैसे कार्य करती हैं। तो इन सब टॉपिक पे आज हम एक घंटे का डिस्कशन करेंगे और जिसको जो भी डाउट्स हो वो प्लीज अपने मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद में वो डाउट्स भी हम डिस्कस करेंगे। स्प्लिंट क्या होता है? अगर हम स्प्लिंट के बारे में बात करें तो स्प्लिंट जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, कोई भी डिवाइस जो हम बाहर से लगाते हैं, किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ हाथ में। आज हम हाथ की बात कर रहे हैं इसीलिए हम हाथ पे ही चर्चा करेंगे, पर अगर हम जनरल स्प्लिंट की बात करें तो कोई भी डिवाइस जो हम बॉडी जिस भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है उस बॉडी पार्ट पे एक्सटर्नली लगाते हैं, किसी भी कारण से लगाया जा सकता है। वो बॉडी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए लगाया जा सकता है कि जैसे अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है या किसी को चोट लग जाती है तो ऊपर से जो है हैंड स्प्लिंट लगाया जाता है, जब तक लगाया जाता है जब तक वो हील ना हो जाए। दूसरा कारण हो सकता है करेक्ट करने के लिए, जैसे कोई किसी का हाथ या किसी की उंगली टेढ़ी हो जाती है, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए जो है हैंड स्प्लिंट का यूज किया जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे नीचे एक पिक्चर में कि हैंड स्प्लिंट की मदद से जो है वो एक व्यक्ति लिख रहा है, तो हैंड स्प्लिंट जो है लिखने में, खाने में, इस तरह का भी उसमें एडिशन किया जा सकता है, इस टाइप से भी डिजाइन किया जा सकता है कि उसको इन सम डेली यूज की एक्टिविटीज में भी हम उसको यूज कर सकें। तो ये हैंड स्प्लिंट है। पर हाँ, एक चीज और भी हमें ध्यान रखनी है कि सिर्फ हैंड स्प्लिंट देने से है जो है पूरा
एक व्यक्ति का रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। रिहैबिलिटेशन के लिए पूरी टीम काम करती है, एक अकेले हैंड स्प्लिंट बना देने से जो है वो रिहैबिलिटेशन नहीं होता है। तो पूरी टीम जो हैंड स्प्लिंट अलोंग विद द टीम, वो कौन कौन से लोग होते हैं? पेशेंट जो है उस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और उसके बाद फिजिशियन और ऑर्थोटिस्ट जो है हैंड स्प्लिंट डिजाइन करता है। हैंड स्प्लिंट के साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये लोग हाथ की और एक्सरसाइजेस भी कराते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट रिहैबिलिटेशन हो पाता है। और अगर किसी को हैंड में प्रॉब्लम हुई है तो वो पूरी तरह से ठीक हो पाती है। अब और विषय और ज्यादा विस्तार में जानने के लिए हैंड स्प्लिंट के बारे में मैं थोड़ा सा अपने हमारे हाथ की बनावट के पर चर्चा करना चाहूंगी। देखिए, हमारा हाथ एक छोटा, कहने को हमारी बॉडी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, पर उसमें बहुत एक छोटे से हाथ में ही 27 बोन्स हैं, 27 जॉइंट्स हैं और 34 मसल्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतने छोटे छोटे जॉइंट्स और मसल्स के बेसिस पे जो है हमारा हाथ जो है इतनी सारी मूवमेंट्स कर पाता है। हमारे हाथ में कैपेबिलिटी है वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्लास हो गया, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली पकड़ लेता है, और छोटी सी एक सुई को भी बहुत इजीली पकड़ लेता है। और इस तरह का भी मतलब कोई चीज पुल करने के लिए या अटैची पकड़ने के लिए इस टाइप की मूवमेंट भी बहुत इजीली हो जाती है। पेन लिखने के लिए 3 उंगलियों का भी को भी इजीली हम पकड़ के इस टाइप से मूवमेंट हो जाती है कि हम इजीली पेन भी पकड़ सकते हैं। गोलाकार चीज जैसे बॉल, ये भी इजीली पकड़ लेते हैं। तो ये इसलिए पॉसिबल है कि हैंड में बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बोन्स हैं, ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हैं। तो अगर हैंड में थोड़ी सी भी, अगर कोई भी लिगामेंट या कोई भी इंजरी हो जाती है तो पूरा उसका पूरा इफेक्ट जो है हैंड की मूवमेंट्स पे पड़ता है। तो इसीलिए जब भी कोई एक ऑर्थोटिस्ट या कोई भी रिहैब प्रोफेशन जब हैंड स्प्लिंटिंग पे फोकस करता है तो उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मैक्सिमम फंक्शंस वो प्रोवाइड कर सके। हैंड स्प्लिंट से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ पूरा बंद जाए और कोई मूवमेंट हो ही ना पाए। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो अ, जो भी प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो, पर साथ में मैक्सिमम फंक्शंस भी प्रोवाइड किए जाएं। अब मैं डिस्कस करूंगी कि क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे। अब जब भी कोई क्लिनिशियन या कोई भी ऑर्थोटिस्ट या कोई भी रिहैब प्रोफेशनल जब एक हैंड स्प्लिंट देता है तो कौन कौन से फैक्टर्स पे, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दे के वो डिसाइड करता है कि कौन सा हैंड स्प्लिंट किस पेशेंट के लिए बेस्ट है और कितना कैसे काम करेगा। तो पहली चीज है कि हमें क्लिनिकल गोल रखना है, कि एक गोल बना के चलना है कि हैंड स्प्लिंट हम क्यों दे रहे हैं। कौन कौन से क्लिनिकल गोल्स हो सकते हैं कि पहला क्लिनिकल गोल हो सकता है हैंड स्प्लिंट देने का कि हम इमोबिलाइज करें। इमोबिलाइज का मतलब होता है कि एक ही पोजीशन में उसको रेस्ट कराना, उसमें कोई भी मूवमेंट हम अलाउ नहीं करते हैं इस टाइप के स्प्लिंट्स में। ये किस किस केस में हो सकता है? जब हमें किसी सिम्टम को रिलीव करना है। सिम्टम को रिलीव करने का मतलब है कि जैसे किसी को हाथ में चोट लग गई है या मसल पुल हो गई है या स्प्रेन आ गया है, तो उस केस में जो है हमें जस्ट, या फिर इवन कभी कभी कोई स्टेबल फ्रैक्चर भी होता है कि मतलब हल्का सा एक क्रैक आया है पर बोन्स अपनी जगह है, तो उसको स्टेबल फ्रैक्चर कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है, पेन आता है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, तो ऐसे केसेस में हाथ को रेस्ट कराने की जरूरत होती है। तो इन केसेस में जो है इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट दिया जाता है, कि मतलब इस तरह के से स्प्लिंट बनाया जाता है कि जिससे हैंड को एक ही पोजीशन में रेस्ट कराया जा सके। और क्या क्या और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ये सारी रीजंस होते हैं जिनमें जो है इमोबिलाइज कराने के लिए हैंड स्प्लिंट दिया जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें हैंड स्प्लिंट दिया जा सकता है, जैसे कि अगर किसी को कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो रहा है। कॉन्ट्रैक्चर मींस कि जैसे इंजरी के बाद क्या होता है कि हमारी जो मसल्स और नर्व्स है वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उनको सही पोजीशन में, अगर हम उनको नहीं करते हैं, अटैच करना सही पोजीशन में नहीं रखते हैं, रेस्ट नहीं करवाते हैं, तो चांसेस ये हो जाते हैं कि वो उनमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाए।
और हाथ जो है वो एक अपनी नॉर्मल पोजीशन से एक टेढ़ेपन में आ जाए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी जो हैंड को है सही पोजीशन में रेस्ट कराना जरूरी होता है। तो ये भी एक कारण है कि इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट इन कारणों में भी इन केसेस में भी दिया जा सकता है। दूसरा टाइप का जो क्लिनिकल गोल एक ऑर्थोटिस्ट सेट कर सकता है वो है मोबिलाइजेशन स्प्लिंट। मोबिलाइजेशन बिल्कुल अपोजिट है इमोबिलाइजेशन का, कि जब मोबिलाइजेशन स्प्लिंट जब दिया जाता है कि जब हमें रेंज ऑफ मोशन जैसे बढ़ाना हो, या जैसे अगर किसी को हाथ जो है वो एक पोजीशन में जैसे अटक गया है या मुड़ गया है, उसको धीरे धीरे सीधा करना है, तो उस केस में मोबिलाइजेशन स्प्लिंट दिया जाता है। जैसे या फिर एक एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जैसे जिसको किसी का हाथ जल जाता है, तो जलने के बाद जो है धीरे धीरे जो हाथ की जो त्वचा है वो धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगती है। तो अगर उस टाइम पे हम उसकी मोबिलाइजेशन नहीं कराएंगे, उस त्वचा की मूवमेंट नहीं कराएंगे, उसको धीरे धीरे खिंचाव में नहीं लाएंगे, तो वो कंट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, और जो है हाथ अगर हाथ जला है तो हाथ वो टेढ़ा हो जाएगा। तो उस टाइम पे मोबिलाइजेशन उसका करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐसे केसेस में मोबिलाइजेशन स्प्लिंट दिया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, मोबिलाइजेशन एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि जिस भी पोजीशन में है हाथ, पहले उसे उसी पोजीशन में रखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके जो है वो स्ट्रेच करते हैं, और फिर स्ट्रेच करते करते जो है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है। तो ये होते हैं मोबिलाइजेशन स्प्लिंट। और एक तीसरा है जो है रिस्ट्रिक्शन स्प्लिंट। रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है कि उसमें एक जो मूवमेंट नॉर्मल है वो मूवमेंट अलाउ की जाती है, और जो मूवमेंट एबनॉर्मल है, जो जो नहीं चाहिए और जिससे नुकसान हो सकता है हैंड को, उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसे कोई सर्जरी हुई है या कोई नर्व नर्व हमारे हाथ के आसपास से बहुत सारी नर्व्स जाती हैं, तो अगर उसमें किसी में डैमेज हो गया है और उसकी रिपेयरिंग के लिए सर्जरी की गई है, तो उसकी सर्जरी के बाद उस पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस हैंड की सारी मूवमेंट्स को रोक देंगे। तो जिस एरिया में सर्जरी हुई है सिर्फ उतने उतनी उस वाली मूवमेंट्स को रोकेंगे, बाकी सारी मूवमेंट्स को अलाउ करेंगे। तो इसीलिए इस ऐसे केसेस में जो है वो रिस्ट्रिक्शन स्प्लिंट्स काम करते हैं। अब दूसरा जो हम फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, तो पहला था क्लिनिकल गोल। क्लिनिकल गोल हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा है पैथोलॉजीज कौन कौन से इन्वॉल्व है, क्या 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 कारण था, किस कारण से जो है वो हाथ में प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हैंड स्प्लिंटिंग की जरूरत पड़ सकती है। पहला है पेरिफेरल नर्व इंजरी। अब ये पेरिफेरल नर्व्स क्या होती हैं? पेरिफेरल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो हाथ की मसल्स को जो है वो सप्लाई करती हैं, मतलब हाथ की मसल्स की मूवमेंट जो है इन नर्व्स की वजह से होती है। तो अगर इन नर्व्स में कुछ भी इंजरी हो गई है या पैरालिसिस हो गया है, तो उसकी वजह से हैंड में अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। बहुत सारी मूवमेंट्स जो है हैंड नहीं कर पाता है। तो उन मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए और उन डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए जो है अलग अलग तरह से हैंड स्प्लिंट दिए जा सकते हैं। देन स्टेबल फ्रैक्चर। स्टेबल फ्रैक्चर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऐसा फ्रैक्चर अगर किसी को अगर किसी का मतलब हड्डी दो भाग में डिवाइड तो हो गई है फ्रैक्चर की वजह से, पर वो अपनी अपनी जगह पे ही है, तो ऐसे केस में जो है हम उसको स्टेबल फ्रैक्चर कहते हैं। तो ऐसे केस में जो है प्लास्टर ना लगा के हम सिंपल स्प्लिंटिंग से भी जो है वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, और तब तक सपोर्ट कर सकते हैं जब तक वो हील ना हो जाए। देन तीसरा कारण हो सकता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का मतलब है कि जो आसपास जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन्स हैं हैंड में, उनमें कहीं पे चोट लग जाना। तो ऐसे केस में भी हम उसको अगर रेस्ट देंगे स्प्लिंट की मदद से, तो वो ठीक हो सकती हैं। देन करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटीज, कि अगर कोई टेढ़ापन आ गया है उंगली में, या कुछ और ऐसी पैथोलॉजी डेवलप हो गई है जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो
उसमें मैकेनिकल फोर्सेस लगा के जो है हम स्प्लिंट्स के थ्रू उसको करेक्ट कर सकते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेटिव मीन्स सर्जरी, सर्जरी के बाद जो स्प्लिंटिंग दी जाती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर कहते हैं। तो आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो है वो हम हाथ की जो मूवमेंट है उसको नहीं अलाउ कर सकते हैं, उससे पहले जो है हमें थोड़ा सा उसको रेस्ट देना पड़ता है। तो इसीलिए उस केस में भी कुछ समय के लिए जो है सर्जरी के बाद डॉक्टर स्प्लिंट देता है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। स्पाइनल कॉर्ड जैसे हम जानते हैं कि हमारे कमर में जो है स्पाइनल कॉर्ड अवेलेबल होती है, और स्पाइनल कॉर्ड अवेलेबल होती है, और जो अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड में कहीं चोट लग जाए, स्पेशली गर्दन के एरिया में अगर स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाए तो उसकी हाथ की मसल्स भी पैरालाइज हो जाती हैं। तो हाथ की मसल्स जब पैरालाइज हो जाती हैं तो वो बहुत सारे काम जो है वो अपने आप नहीं कर पाता है। तो इस केस में जो है अलग अलग उसको स्प्रिंट्स के थ्रू जो है, ताकि वो अपने रोजमर्रा के कार्य में सक्षम हो सके, खुद से कर सके, ऐसा करने के लिए जो है उसे हैंड स्प्रिंट्स दिए जाते, अलग अलग तरीके से हैंड स्प्रिंट दिए जाते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति के हाथ में चम्मच है और वो एक यूनिवर्सल कफ में लगा हुआ है, तो इस टाइप से हैंड स्प्रिंट से वो जो है खाना खुद से खाना खाने में सक्षम हो सकता है। और कुछ कारण जो हो सकते हैं जिस केस में हैंड स्प्लिंट काम करते हैं वो है बर्न्स, किसी का हाथ जैसे जल जाता है तो उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया कि अगर उसको सही डायरेक्शन में सपोर्ट नहीं किया गया तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा, उसकी हाथ और सॉफ्ट टिश्यूज जो है बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे और उसके हाथ जो है वो उसमें टेढ़ापन आ जाएगा। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जब तक आसपास के टिश्यूज जो हैं वो हील हो रहे हैं, उनमें उनका घाव भर रहा है, तब तक के लिए जो है हैंड स्प्रिंट से उसको सपोर्ट किया जाता है। देन और जो है लेप्रोसी, लेप्रोसी तो सबको कुष्ठ रोग आपको पता होगा। तो कुष्ठ रोग में भी क्या है, हाथ के छोटे छोटे जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है कुष्ठ रोग। तो उस केस में भी जो है हैंड स्प्लिंट के थ्रू जो है जितना मैक्सिमम हो सके हम पेशेंट के फंक्शंस को रीस्टोर कर सकते हैं। तो उस केस में भी हैंड स्प्लिंट जो है वो कार्य करता है। देन तीसरा एक और है स्ट्रोक। जैसे जैसे आधे एक तरफ जो है जैसे लकवा मार जाता है, तो उस टाइप के केसेस में भी जो है हाथ में जो है परेशानी आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है हैंड की मसल्स का। तो उस केस में भी जो है वो हैंड स्प्लिंट्स कार्य करते हैं। देन कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल मीन्स कि पैदाइशी ही बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम अगर है तो उस केस में भी हैंड स्प्लिंट से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक करेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अर्थराइटिस, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन है जो हैंड के हैंड के बोन्स को, हैंड के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में भी अगर हम उसको हैंड को स्प्लिंट से जो है सही डायरेक्शन में सपोर्ट करें तो हम बहुत सारी डिफॉर्मिटीज को होने से बचा सकते हैं और हैंड की फंक्शंस को जो है हम मेंटेन कर सकते हैं। देन सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है हैंड स्प्लिंटिंग में वो है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए रिस्ट और हैंड की। तो दो तरह की पोजीशंस जो है वो जनरली हैंड स्प्लिंट में दी जाती हैं। एक है फंक्शनल पोजीशन ऑफ हैंड। जैसा कि मैंने बताया कि हैंड स्प्लिंट देने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हाथ को सिर्फ एक पोजीशन में बांध दिया, अब उससे कुछ और कार्य ना किया जाए। हैंड स्प्लिंट का मेन फंक्शन ये होता है कि हम मैक्सिमम हीलिंग होते होते, हाथ ठीक होते होते भी हम मैक्सिमम फंक्शंस को प्रोवाइड कर सकें या फिर मैक्सिमम फंक्शंस को वापस लाया जा सके। तो इसीलिए हैंड स्प्लिंट्स जो है ज़्यादातर फंक्शनल पोजीशन में दिए जाते हैं। अगर आप खुद भी अगर आप इमेजिन करें तो मैक्सिमम हाथ के फंक्शंस जो हैं हम करते हुए हमारा जो रिस्ट है, हमारी जो कलाई है वो 20 to 30 डिग्री एक्सटेंशन में होती है। एमपी जॉइंट्स जो हैं, जो हमारे नकल्स वाला एरिया है, वो वाले जॉइंट्स जो हैं वो 35 से 45 डिग्री फ्लेक्शन में होते हैं और आगे उंगलियां जो हैं वो हल्की सी बेंड होती है 45 डिग्री के आसपास। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस अपने हैंड के कर सकते हैं।
तो इसीलिए हैंड स्प्लिंटिंग में भी यही ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिमम हैंड स्प्लिंट्स इस तरीके से दिए जाएं कि हैंड को इस पोजीशन में रखा जा सके, ताकि जो उसमें मैक्सिमम पेशेंट हैंड स्प्लिंट को यूज करते करते भी मैक्सिमम फंक्शन कर सके, या फिर अगर पेशेंट इस पोजीशन में लाने अपने हाथ को लाने में इनकेपेबल है तो हैंड स्प्लिंट के जरिए इस पोजीशन में रखा जा सके ताकि वो मैक्सिमम फंक्शन कर सके। दूसरा होता है एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशन। एंटी डिफॉर्मिटी जैसे कि अगर इमीडिएटली आफ्टर इंजरी जो है हैंड को लेकिन लंबे समय के लिए रेस्ट पे रखना है, अगर हम लंबे समय के लिए इस तरह के किसी भी पोजीशन में रेस्ट पे रख देंगे तो चांसेस है कि उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाए, डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाए, हार्ट में टेढ़ापन आ जाए। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड को ऐसी पोजीशन में रखते हैं कि उसमें कम से कम डिफॉर्मिटी डेवलप हो। तो कम से कम डिफॉर्मिटी डेवलप करने के लिए हाथ की जो सही पोजीशन होती है उसमें जो हमारी कलाई है, जो रिस्ट है, वो 30 to 40 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन में होनी चाहिए, और नकल्स वाला एरिया जो एमपी मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स है वो 60 to 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन में होने चाहिए, और आगे की जो फिंगर्स है वो स्ट्रेट होनी चाहिए यानी एक्सटेंशन में होनी चाहिए, और थंब जो है वो पामर एबडक्शन में होना चाहिए। तो अगर इस पोजीशन में हम हैंड को रखते हैं तो उस केस में हैंड में डिफॉर्मिटीज नहीं आएंगी और हैंड का जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी इजीली हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंट का क्या गोल है, ये भी जानना ज़रूरी है। हमने ये जान लिया कि भाई हमारा क्लिनिकल गोल क्या है, हमने ये भी जान लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमने ये भी जान लिया कि हाथ को पोजीशनिंग क्या करनी है स्प्रिंट में। पर एक ऑर्थोटिस्ट के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट क्या चाहता है, बिकॉज अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा और पेशेंट अपना काम नहीं कर पा रहा है तो वो हैंड स्प्लिंट जो है, हमारा जो रिहैब प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पेशेंट का प्रॉपर इंटरव्यू लेना भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। स्पेशली अगर जैसे कोई टीचर है या कोई स्टूडेंट है उसके हाथ में प्रॉब्लम है, तो अगर उसका हम हैंड स्प्रिंट बना रहे हैं तो उसके साथ हमें हमें जो है उसको इस टाइप की अटैचमेंट देनी है जिससे वो अपनी पेंसिल का भी इस्तेमाल या पेन का इस्तेमाल भी इजीली कर सके। या अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको फाइन मोटर्स में छोटे छोटे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने में प्रॉब्लम है, जैसे कि ग्लास उठाने में प्रॉब्लम है या और बड़ी चीज़ें उठाने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे केस में जो स्प्लिंट का डिज़ाइन अलग होगा। ठीक है, ऐसे कोई केसेस है जिनमें उस पेशेंट को जो है रोजमर्रा का काम करने में, खाना खाने में, वॉशरूम यूज करने में, खाना बनाने में, इस टाइप की चीजों में प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्प्लिंट हम अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसमें अलग तरीके के अटैचमेंट्स दे सकते हैं जिससे कि हम उसका जो है जिससे हम जो उसका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है उसको और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है फाइनल जो है हमें हैंड स्प्लिंट का डिज़ाइन करना चाहिए। अब हैंड स्प्लिंट की क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे तरीके से हैंड स्प्रिंट्स को नाम दिया जाता था, किसी जगह के नाम पे रख दिया, उसका जो शेप है उसके अकॉर्डिंग रख दिया, या किसी जिसने इन्वेंट किया उसके नाम पे रख दिया। पर इन सब चीज़ों से क्या है कि बहुत कंफ्यूजन होती है कि सही क्या है हैंड स्प्रिंट का, सही अलग 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 अगर हम एरियाज में देखें तो अलग अलग नाम से अगर हम बुलाएंगे तो वो चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अलग और प्रोफेशनल्स के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दो तरह की स्टैंडर्डाइज्ड क्लासिफिकेशन आई हैं हैंड स्प्लिंटिंग की, जिससे हम जिससे हर प्रोफेशनल जो है उसे सेम नाम से जान सकता है। एक है आईएसओ क्लासिफिकेशन और एक है एससीएस क्लासिफिकेशन। तो हम जानते हैं कि आईएसओ और एससीएस क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। आईएसओ नॉमेनक्लेचर, ये आईएसओ नॉमेनक्लेचर बहुत सरल है। आईएसओ ने कहा, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जितने जितने एरिया को हैंड स्प्लिंट कवर कर रहा है उसको वही नाम दे दिया जाए।
जैसे कि अगर हैंड स्प्लिंट जो है सिर्फ फिंगर्स को कवर कर रहा है तो उसको हम फिंगर ऑर्थोसिस कहेंगे। अगर वो सिर्फ हाथ की जॉइंट्स को कवर कर रहा है तो उसको हम हैंड ऑर्थोसिस कहेंगे। अगर वो हाथ के साथ साथ फिंगर्स के साथ साथ रिस्ट को भी कवर कर रहा है तो उसको हम रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस कहेंगे। और अगर वो हाथ और रिस्ट के साथ साथ एल्बो को भी कवर कर रहा है तो उसको हम एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस कहेंगे। अगर वो उसमें शोल्डर भी ऐड हो गया है तो उसको हम शोल्डर एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस कहेंगे। और अगर सिर्फ वो शोल्डर को ही कवर कर रहा है, बाकी हाथ एल्बो को रिस्ट को हैंड को कवर नहीं कर रहा है तो उसको हम सिर्फ शोल्डर ऑर्थोसिस कहेंगे। और अगर वो सिर्फ एल्बो को कवर कर रहा है तो उसको हम एल्बो ऑर्थोसिस कहेंगे। तो इस तरह के नॉमेनक्लेचर से ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम किस तरह के स्प्लिंट की बात कर रहे हैं। देन SCS क्लासिफिकेशन जो है वो कहता है कि इसको डिस्क्राइब किया जाए, जो स्प्लिंट है उसको और तरीके से और डिटेल में डिस्क्राइब किया जाए। तो उसका डिस्क्रिप्शन का तरीका है कि पहले ये डिसाइड किया जाए जो हम स्प्लिंट दे रहे हैं वो आर्टिकुलर है या नॉन आर्टिकुलर है। आर्टिकुलर का मतलब है कि वो दो चीजों को जोड़ना। तो अगर वो एक से ज्यादा जॉइंट को कवर कर रहा है, जैसे कि ये एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस है तो ये एल्बो को भी कवर कर रहा है, रिस्ट को भी कवर कर रहा है, हैंड को भी कवर कर रहा है। तो ये एक से अधिक जॉइंट्स को कवर कर रहा है तो वो आर्टिकुलर हो गया। और अगर वो किसी भी एक भी जॉइंट को कवर नहीं कर रहा है या एक ही पर्टिकुलर जॉइंट पे है, जैसे ये फोरआर्म बैंड है तो ये किसी पर्टिकुलर जॉइंट को कवर नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर रहा है, तो ये नॉन आर्टिकुलर कहलाएगा। अब आर्टिकुलर अगर नॉन आर्टिकुलर है तो उसमें सिर्फ आप लोकेशन बता दीजिए कि जैसे आर्टिकुलर है और जैसे ये एग्जांपल था कि ये फोरआर्म पे था, फोरआर्म पे है और नॉन आर्टिकुलर है तो इसको हम सिर्फ फोरआर्म बैंड कह देंगे। तो इसका ये नाम हो गया। ठीक है। और अगर आर्टिकुलर है तो उसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या लोकेशन है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल दिया था, इसमें लोकेशन क्या है? इसमें लोकेशन है एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। ये एल्बो को भी कवर कर रहा है, रिस्ट को भी कर रहा है, हैंड को भी कर रहा है। देन के बाद है लोकेशन के बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ पे डायरेक्शन से मतलब ये है कि किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कि हाथ ऊपर की तरफ उठाना। ऊपर जब हाथ हम ऊपर की तरफ उठाते हैं कलाई से तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे ही एल्बो को जो है जब हम मोड़ते हैं तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं और सीधा करते हैं तो एक्सटेंशन कहते हैं। तो इसी चीज को हमें इसमें भी डिस्क्राइब करना है ताकि जो भी ऑर्थोसिस डिजाइन कर रहा है उसके लिए आसानी हो कि किस टाइप का ऑर्थोसिस बनाया जा रहा है। तो इसीलिए जो है पूरा डिस्क्रिप्शन देने से ये सुविधा हो जाती है। जैसे कि इस ऑर्थोसिस में जो है रिस्ट जो है एक्सटेंशन में है और एल्बो जो है वो फ्लेक्शन में है। देन डायरेक्शन के बाद हमें ये बताना है कि हम किस वजह से दे रहे हैं। हम हैंड को इमोबिलाइज करने के लिए दे रहे हैं या मोबिलाइज करने के लिए दे रहे हैं या फिर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दे रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो ऑर्थोसिस है जो लेफ्ट साइड पे है वो हम इमोबिलाइज करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे कोई मूवमेंट हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही हैंड को रेस्ट करा रहे हैं। तो ये इमोबिलाइजेशन टाइप का हो गया। और जो सीधे हाथ पे जो दो हैं उनमें हम जो है मूवमेंट्स को अलाउ कर रहे हैं तो वो मोबिलाइजेशन टाइप का हो गया। और अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के स्प्लिंट होते हैं। टाइप्स ऑफ स्प्लिंट में एक होते हैं स्टैटिक स्प्लिंट्स और एक होते हैं डायनेमिक स्प्लिंट। अब स्टैटिक का क्या मतलब है? स्टैटिक का ये मतलब है कि जिन स्प्लिंट्स में एक हैंड को एक फिक्स पोजीशन में रखा जाए। स्टैटिक मीन्स ठहरा हुआ,
जो चीज ठहरी हुई है, मींस उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जिन स्प्लिंट्स में इन एक फिक्स पोजीशन में हैंड को रखा जाता है उनको स्टैटिक स्प्लिंट कहते हैं। These devices allow manual manipulation of a joint angle to increase range of motion। स्टैटिक में ही एक सब कैटेगरी होती है स्टैटिक प्रोग्रेसिव की। तो उसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे हाथ को एक ही पोजीशन में रखेंगे, लेकिन उसमें आप धीरे धीरे जो है मूवमेंट को बढ़ाने के लिए उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब कितने अलग अलग तरीके के स्टैटिक स्प्लिंट्स अगर हम बात करें, तो फिंगर में बात करें तो फिंगर में जो है वो, अगर जैसे कोई किसी फिंगर में किसी के चोट लग गई है या फ्रैक्चर हो गया है या कुछ लिगामेंट में डैमेज हो गया है या तो इस केस में इस टाइप का स्टैटिक स्प्लिंट दिया जाता है जिसमें फिंगर को एक ही पोजीशन में मेंटेन करके रखा जाता है। देन आता है हैंड ऑर्थोसिस, हैंड स्प्लिंट। हैंड स्प्लिंट जो है ये दिया जाता है इंस्ट्रिंसिक वीकनेस ऑफ हैंड में। इंस्ट्रिंसिक वीकनेस, इंस्ट्रिंसिक का मतलब है कि विद इन हैंड जो मसल्स होती हैं, हैंड के अंदर ही जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उनमें अगर पैरालिसिस हो जाए या उनमें अगर वीकनेस हो जाए तो उस केस में जो है इस टाइप का स्प्लिंट दिया जाता है। इस केस में जो है हैंड को फंक्शनल पोजीशन में रखा जाता है। एम होता है एक्चुअली उन मसल्स की वीकनेस से क्या होता है, हैंड फ्लैट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे थंब की जो पोजीशन है वो हम जैसे कुछ भी चीज उठाने के लिए जो है थंब को अपने हाथ की आगे की तरफ लाते हैं और उससे हम पकड़ सकते हैं चीजें। अगर हैंड की मसल्स जो वीक हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारी वो मूवमेंट जो है नहीं हो पाती, थंब जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए और थंब की मूवमेंट्स को वापस लाने के लिए जो है इस टाइप का स्प्लिंट दिया जाता है। इसको शॉर्ट ओपोनेंट स्प्लिंट भी कहते हैं। ओपोनेंट्स का मतलब वही होता है कि थंब की जो हम रोटेशनल मूवमेंट करते हैं, अपनी पाम की तरफ अपनी उंगलियों की तरफ लाते हैं, उस मूवमेंट को ओपोनेंट्स कहते हैं। तो इस टाइप के स्प्लिंट्स जो है, हैंड स्प्लिंट्स जो है वो ऐसे केसेस में दिए जा सकते हैं। और इस केस में जो है हैंड को हम फंक्शनल पोजीशन में रखेंगे ताकि मैक्सिमम मूवमेंट्स जो है अचीव की जा सके। देन आता है रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस जो है वो स्टैटिक रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, जैसे इसमें भी हैंड को उसी पोजीशन में रखा जाता है और बाकी जो उसका जो उसी का एक्सटेंशन है, ये बेसिकली जो हैंड स्प्लिंट है उसी को एक्सटेंड अगर रिस्ट तक कर दे, अगर रिस्ट में भी परेशानी है हैंड के साथ साथ, तो उस केस में जो है वो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस दिया जा सकता है। बेसिकली ये दो केसेस में ऐसा होता है कि या फिर सीवियर परमानेंट इंजरी हो गई है, न्यूरोमस्कुलर डैमेज हो गया है कुछ। तो न्यूरोमस्कुलर डैमेज, न्यूरो मीन्स नर्व से रिलेटेड और मस्कुलर मीन्स मसल से रिलेटेड। तो न्यूरोमस्कुलर लेवल पे अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उस केस में जो है हैंड में पैरालिसिस हो जाएगा, हैंड की मसल्स जो है पैरालाइज हो जाएंगी। तो ऐसे केस में जो है हैंड को फंक्शनल पोजीशन में सपोर्ट किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम फंक्शंस को अचीव कर सके। दूसरा होता है टेम्परेरी इमोबिलाइजेशन, मीन्स परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कार्पल टनल सिंड्रोम का। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये कॉमनली जैसे पाया जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनका क्या होता है, कलाई के आसपास जो है दबाव पड़ने के कारण जो है मसल्स जो है कंप्रेस, वहाँ की नर्व, वहाँ पे एक मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे वहाँ की नर्व जो है वो कंप्रेस होने की वजह से जो है मसल्स में जो है वीकनेस आ जाती है। तो उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए और उस नर्व को दोबारा से रिपेयर का मौका देने के लिए, हीलिंग का मौका देने के लिए जो है इस टाइप का स्प्लिंट दिया जाता है। ठीक है, तो द हैंड इज प्लेस्ड, इस केस में जो है डिपेंड करता है कि क्या केस है। उसमें फंक्शनल भी हो सकता है वो, या फिर एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशन में भी वो दिया जा सकता है। और
इसमें और भी जैसे मैंने पहले बताया था, स्प्लिंट के फंक्शंस को बढ़ाने के लिए जो है उसमें अलग अलग अटैचमेंट्स भी लगाई जा सकती हैं। तो इसमें जो कॉमन अटैचमेंट्स हैं, जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है, इसमें एमसीपी एक्सटेंशन स्टॉप और डायनेमिक कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मींस स्टैटिक ऑर्थोसिस को ही हम डायनेमिक भी बना सकते हैं इसमें एक्सटेंशन असिस्ट को ऐड करके। देन इसी टाइप का एक और स्प्लिंट है रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट। रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट में क्या होता है कि जैसे उस फंक्शनल पोजीशन में तो रखा जाता है हैंड, पर इसमें फंक्शनल मूवमेंट अलाउ नहीं की जाती है, इसमें कंप्लीट रेस्ट दिया जाता है हैंड को। ये जैसे इमीडिएटली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद या स्ट्रोक के बाद या फिर पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के बाद जो है वो इस टाइप का स्प्लिंट दिया जाता है, जिसमें हैंड को कंप्लीट रेस्ट की आवश्यकता होती है। ये उस केस में दिया जाता है। इसमें फिंगर्स भी जो है वो कंप्लीटली कवर की जाती हैं। दूसरी कैटेगरी जो है स्टैटिक स्प्लिंट के बाद, वो है डायनेमिक स्प्लिंट। डायनेमिक स्प्लिंट क्या होता है? डायनेमिक स्प्लिंट जो है वो उसमें डायनेमिक स्प्लिंट बिल्कुल अपोजिट है स्टैटिक का। डायनेमिक स्प्लिंट में जो है मूवमेंट हम अलाउ करने की कोशिश करते हैं, मूवमेंट्स को वापस रीगेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो है कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट अटैच किया जाता है स्प्लिंट में जो एक डायरेक्ट पर्टिकुलर मूवमेंट को अलाउ करे या एक पर्टिकुलर स्ट्रेच क्रिएट करता है स्टिफ बॉडी में, मसल्स में स्ट्रेच क्रिएट करता है, ताकि हम जो है जो भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर आ गया है उसको हम धीरे धीरे करेक्ट कर सकें या फिर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी करा सकें। तो इस तरह का कुछ अटैचमेंट दिया जाता है स्प्लिंट में, जिससे जो है वो डायनेमिक कहलाता है। ये जो स्प्लिंट है वो करेक्शन के साथ साथ एक सब्स्टिट्यूट की तरह भी काम किया करता है। जैसे कभी कभी कुछ केसेस में मसल्स जो है कम्प्लीटली पैरालाइज अगर हो गई हैं, अगर मसल्स का कंप्लीट पैरालिसिस अगर हो गया है, तो उस केस में जो है वो ये जो स्प्लिंट है वो उस पर्टिकुलर मसल की जो काम है उस मसल का, उसको सब्स्टिट्यूट भी करने में मदद करता है, ताकि हैंड में मैक्सिमम फंक्शंस कराए जा सके। और टू करेक्ट एन एग्जिस्टिंग डिफॉर्मिटी, जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्ट्रेच क्रिएट करके और एक प्रेशर 3 पॉइंट मैकेनिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम इसको जो डिफॉर्मिटी जो हाथ में डेवलप हो गई है उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। अब और लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली इसमें ये है कि हम ये जो प्रोसेस है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है और धीरे धीरे ही करेक्शन अचीव किया जा सकता है। अब कितना स्ट्रेच एक बार में देना चाहिए, ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम डायनेमिक स्प्लिंट एक पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम कितना स्ट्रेच दें। तो अगर हम स्ट्रेच कम देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उस डायनेमिक स्प्लिंट देने का कोई फायदा नहीं होगा और देयर विल बी शॉर्टनिंग इन द लिगामेंट्स और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेंसाइल फोर्स। क्योंकि अगर एक स्ट्रेचिंग नहीं फील होगी लिगामेंट्स में या टेंडन्स में, तो उसमें लिगामेंट्स और टेंडन्स में दोबारा से शॉर्टनिंग हो जाएगी, वो यूज नहीं हो पाएंगे और उसमें अट्रोफी डेवलप हो जाएगी। तो कम स्ट्रेच देने का कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेच दे दिया एक साथ एकदम से, तो उसमें टिश्यू डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस देना चाहिए डायनेमिक स्प्लिंट में कि उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में जो है जब हम स्प्लिंट पहली बार लगा रहे हैं तो पेशेंट को एक स्ट्रेच जरूर फील हो स्प्लिंट में, पर पेन ना हो। और धीरे धीरे उस स्ट्रेचिंग फोर्स को बढ़ाते हुए जो है हम करेक्शन अचीव करते हैं। तो डायनेमिक स्प्लिंट में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
अलग अलग जो कंपोनेंट्स जो एक डायनेमिक हैंड स्प्लिंट में स्पेशली जो यूज होते हैं, लाइक जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आउट ट्रिगर जो है वो फिंगर्स के ज्वाइंट्स का एक्सटेंशन असिस्ट की तरह काम करता है, डायनेमिक असिस्ट और फिंगर कप्स। और इस टाइप की जो कंपोनेंट्स हैं उनको यूज करके जो है डायनेमिक स्प्लिंट बनाया जाता है। अब अलग अलग तरीके के डायनेमिक स्प्लिंट पे हम चर्चा करेंगे। पहला है फिंगर ऑर्थोसिस। The dynamic splints, finger orthoses are typically designed to counter a progressive deformity. मीन्स कि इसमें वही जैसे हमने डिस्कस किया कि फिंगर में अगर अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज होती हैं, स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, बुटेनियर डिफॉर्मिटी होती है, और भी बहुत सारे टाइप की डिफॉर्मिटीज होती हैं फिंगर में। तो उन सब सारी डिफॉर्मिटीज को हम जब धीरे धीरे जो करेक्ट करते हैं, उस केस में जो है इस टाइप का स्प्रिंग, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये स्प्रिंग जो है वो करेक्टिव फोर्सेस अप्लाई करती है फिंगर्स पे, जिससे जो है हम करेक्शन अचीव कर पाते हैं, फिंगर्स की डिफॉर्मिटीज की करेक्शन अचीव कर पाते हैं। देन दूसरा है रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, डायनेमिक रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो है ये रिस्ट की फ्लेक्शन तो अलाउ करेगा, और ये जो स्प्लिंट है वो स्प्रिंग वायर से बना होता है। तो स्प्रिंग वायर से बने होने के कारण ये पैसिवली जो है वो एक्सटेंड करता है रिस्ट को, मतलब स्प्रिंग में जो टेंशन होती है उस टेंशन की वजह से रिस्ट जो है एक्सटेंड रहती है। ये ऐसी केसेस में दिया जाता है जिनकी रिस्ट की जो एक्सटेंड करने की क्षमता है, जो मसल्स हैं वो उनमें पैरालिसिस हो गया है, या एक्सटेंसर एक्सटेंड से कर सकता है। देन दूसरा है डायनेमिक फिंगर एक्सटेंशन असिस्ट। तो ये जो है इस केस में क्या किया जाता है, हैंड को फंक्शनल पोजीशन में रेस्ट करा दिया जाता है। फंक्शनल पोजीशन जैसे मैंने बताया, रिस्ट को सॉरी कि फंक्शनल पोजीशन ऑफ द रिस्ट इज 30 to 40 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। तो उस केस में इस पोजीशन में रिस्ट को रख के एमसीपी को पैसिवली एक्सटेंड, पैसिवली मीन्स कि एमसीपी यानी नकल्स के ऊपर हमने कोई अलग से कुछ एक्टिवली हम कुछ प्रेशर नहीं दे रहे हैं, पर जो हम फिंगर एक्सटेंसर असिस्ट दे रहे हैं उसकी वजह से ही उस पे भी एक्सटेंशन हो रहा है, और बाकी सारी फिंगर्स पे भी एक्सटेंशन हो रहा है। ये इस किस केस में दिया जाता है, जब रिस्ट की पैरालिसिस है, एमसीपी और फिंगर एक्सटेंसर्स में पैरालिसिस है, तो उस केस में फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। देन स्प्लिंट है वो है रिस्ट ड्रिवन रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। तो रिस्ट ड्रिवन रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस क्या है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कुछ पेशेंट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हमने अभी डिस्कस किया था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर सर्वाइकल लेवल पे हो, नेक के आसपास स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाए, तो उस केस में लोअर लिम्ब के साथ, पैरों के साथ साथ अपर लिम्ब में भी, हाथों में भी पैरालिसिस हो जाता है। तो अगर ऐसे केसेस में क्या होता है बहुत बार कि रिस्ट तो ठीक है, रिस्ट पेशेंट की काम कर रही होती है, रिस्ट के सेंसर्स में ताकत होती है, पर फिंगर्स की ताकत चली जाती है, फिंगर्स की मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में जो है ये रिस्ट ड्रिवन रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस काम करता है। तो इस केस में ये एक्चुअली हमारे हैंड का जो है एक नॉर्मल फंक्शन है टीनोडिसिस इफेक्ट। तो टीनोडिसिस इफेक्ट में क्या होता है, अगर हम अपने रिस्ट को एक्सटेंड करते हैं तो हमारी फिंगर्स अपने आप ही फ्लेक्शन में आ जाती हैं, और अगर हम रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं तो फिंगर्स अपने आप एक्सटेंशन में आ जाती हैं। कि इस कारण होता है कि क्योंकि हमारी जो फिंगर्स के फ्लेक्सर्स हैं वो रिस्ट को क्रॉस करते हुए हमारे फोर आर्म में जाते हैं।
तो इसीलिए जो है ये मैकेनिज्म एक नेचुरल मैकेनिज्म है। तो इस नेचुरल मैकेनिज्म को यूज करते हुए एक रिस्ट ड्रिवन रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस होती है, बनाया गया है। रिस्ट ड्रिवन मींस हाथ की कलाई की मूवमेंट से जो है ये ऑर्थोसिस काम कर रहा है। तो अगर किसी पेशेंट में मिनिमम 30 डिग्री का रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल है रिस्ट पे, मतलब 30 डिग्री तक वो अगर अपने हाथ को एक्सटेंड कर पा रहा है, और साथ में रिस्ट एक्सटेंसर्स में पावर है 3 से अधिक, ये क्लिनिकल मापदंड होता है मसल्स की पावर को चेक करने का। तो उस मापदंड के अकॉर्डिंग अगर 3 से अधिक पावर है रिस्ट में, तो उस केस में जो है इस टाइप का हैंड स्प्लिंट दिया जा सकता है। ये जनरली जैसे अभी डिस्कस किया कि अगर स्पाइनल लेवल में C5, C6 या C7 के लेवल पे अगर इंजरी हुई है, तो इस तरह के पेशेंट में ये जो है सिर्फ हैंड की मसल्स अफेक्ट होती हैं। तो ऐसे केसेस में जो है इस टाइप का स्प्लिंट जो है वो दिया जाता है। एक और है रिजिड स्टाइल रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस। रिजिड स्टाइल में अगर ऐसा कोई पेशेंट है कि उसकी इवन रिस्ट की मसल्स भी वीक हो गई हैं और फिंगर्स की मसल्स भी वीक हो गई हैं, तो उस केस में जो है कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या मैकेनिकल कंपोनेंट ऐड करके, रिजिड ऐड करके कुछ एक अलग टाइप का एक जॉइंट ऐड करके कोशिश की जाती है कि हैंड की मूवमेंट्स एटलीस्ट इतना कर सके कि हैंड की कुछ कुछ मूवमेंट्स हम वापस मतलब हैंड की ऑर्थोसिस यूज करके जो है वो लाई जा सके वापस। तो उसमें रिजिड स्टाइल रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस आता है। तो उस रिजिड को एक लिवर टाइप का एक या डिस्क टाइप का होता है, फिगर में देख पा रहे हैं एक लिवर टाइप है कि जैसे इसमें लिखा है कि पुश टू ओपन। तो इसको जो ये लिवर है इसको अगर पेशेंट किसी टेबल पे भी या दूसरे हाथ के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है। इसको पुश करके अगर ओपन करेगा तो फिंगर्स क्लोज हो जाएंगी, और इसको पुश करेगा के दोबारा क्लोज करेगा तो फिंगर ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगी जो अभी रिसेंट एडवांसमेंट हुई है कि इलेक्ट्रिकली पावर्ड टाइप के भी ऑर्थोसिस आजकल अवेलेबल हैं। तो उसमें से एक है इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रिहेंशन यूनिट। तो इलेक्ट्रिकली पावर्ड प्रिहेंशन यूनिट का में क्या होता है कि इसमें भी यूज तो वही रिजिड टाइप का ही ऑर्थोसिस होता है, पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि रिजिड टाइप के ऑर्थोसिस में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो टेबल की मदद से या दूसरे हाथ की मदद से उसको लिवर को ओपन या क्लोज करता है। पर इसमें क्या है कि इस केस में सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की मदद से जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड की जा सकती है। तो इसमें सेंसर्स की मदद से जो है सारी मूवमेंट्स कंट्रोल की जा सकती हैं और पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। और पेशेंट के इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि हम ऐसे केसेस में जिसमें कंप्लीट पैरालिसिस भी है उस केस में भी हम इस टाइप के ऑर्थोसिस को दे सकते हैं। देन एक और नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है आजकल जो प्रचलन में है वो है फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में भी जो है हम सेंसर्स और फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के इलेक्ट्रोड्स को यूज करके इलेक्ट्रिकल पल्सेस डेवलप करते हैं मसल्स में, और जिसकी वजह से जो है वो जिस बॉडी में जिससे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं मोटर्स को और मसल्स को, और वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। देन एक और चीज़ आजकल जो चल रही है वो है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मल 2D प्रिंटर्स तो आप जानते ही हैं कि जैसे आप पेपर डालते हैं और कुछ भी जो भी आप कंप्यूटर में लिखते हैं वो उससे प्रिंट आउट उसमें आ जाता है। तो इसी टाइप से 3D प्रिंटर्स हैं। 3D प्रिंटर्स से हम अलग अलग टाइप के आजकल स्प्लिंट्स भी बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप पहले हैंड का एक स्कैन लेते हैं
आजकल अलग अलग टाइप के स्कैनर्स आते हैं, तो उससे हैंड का स्कैन लेंगे। स्कैन लेके उसको आप कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो वो आपके हैंड का बिल्कुल 3D शेप आ जाएगा आपके हैंड का। उसमें आप पहले स्प्रिंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस पोजीशन में आप हैंड को रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं उस पोजीशन में आप हैंड उसको डिज़ाइन करेंगे स्प्रिंट को। देन उसमें प्रिंट की कमांड देंगे, तो धीरे धीरे करके उसमें पेपर की जगह जो है प्लास्टिक की वायर्स डाली जाती हैं, और उस प्लास्टिक की वायर जो है वो धीरे धीरे प्रिंट होके जो है एक हैंड स्प्लिंट का रूप में निकल के आती हैं। तो इस तरह से आप उस 3D प्रिंटिंग से भी हैंड स्प्लिंट्स आजकल डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और ये इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो जनरली क्या होता है, हम हैंड स्प्लिंट बनाने के लिए पूरी एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, उसको हीट करके देन उसमें मोल्डिंग करेंगे। तो मोल्डिंग करने के बाद जब हम ट्रिम करते हैं तो बहुत आसपास की शीट जो है वो वेस्ट होती है। तो 3D प्रिंटिंग में क्या है, वो एक एडिटिव प्रोसेस है। एडिटिव प्रोसेस मींस कि जितना शीट हमें चाहिए सिर्फ उतनी ही यूज़ होगी, उसमें कहीं कटिंग और किसी कुछ भी एक्स्ट्रा बाद में फिनिशिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो आई भारत में आई है। लास्ट में मैं कुछ इस कंक्लूजन पे बात करना चाहूँगी कि हमारा हैंड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इस और उसका हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है। कि अगर हमें थोड़ा सा भी, अगर इमेजिन कीजिए कि थोड़ी सी भी चोट लग जाती है, तो हम डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में एक दिन अगर हल्का सा कट भी लग जाए हाथ में, तो उस दिन हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में परेशान हो जाते हैं। तो अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए हैंड में, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज महसूस करता है। तो हैंड जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है ही, पर हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है वो ऑर्थोसिस ऑर्थोटिस्ट को जो है मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि पेशेंट जो है वो मैक्सिमम को चीज़ें अपने आप कर सके और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में वापस अपना इंडिपेंडेंट बन सके। और रिसेंट एडवांसमेंट जो है हैंड जो मटेरियल्स में और टेक्नोलॉजी में जो हो रही है, उससे जो है हैंड की अपर एक्सट्रीमिटी ऑर्थोसिस में बहुत डेवलपमेंट भी हो रही है, और रिहैबिलिटेशन जो है वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पा रहा है। धन्यवाद। और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगर हमारे प्रतिभागियों में से किसी प्रतिभागी का आज के प्रेजेंटेशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मैम के समक्ष रखें। किसी भी प्रतिभागी का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज आप मैम के समक्ष रखें। हेलो हेलो जी बोलिए। सर, स्टैटिक स्प्लिट के बारे में एक बार मैम बताएंगे? स्टैटिक। जी हाँ जी। स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ होता है, तो स्टैटिक स्प्रिंट मतलब कि एक ही पोजीशन में हैंड को जो रखते हैं वो स्टैटिक स्प्रिंट्स होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि मैम डायनेक में मूवमेंट अलो करते हैं, या उसको रिगेन करने हाँ की जी, कोशिश करते हैं। हाँ जी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। मैम अगर आप चैट बॉक्स में देखेंगे हाँ तो जी। कुमार पाल सिंह जी ने एक प्रश्न दिया है, मैम कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द थंब इन एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशन। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। जी चैट बॉक्स में आप देखेंगे प्रश्न है मैम हाँ जी। हाँ जी। कुमार पाल सिंह जी का। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। जी देखिए
हैंड स्प्लिंट जो एंटी डिफॉर्मिटी पोजीशन होती है वो पोजीशन होती है जिसमें हम जिसमें डिफॉर्मिटी मतलब डेवलप ना हो, इस एम से रखा जाता है वो पोजीशन कि जिसमें डिफॉर्मिटी डेवलप ना हो। तो इस केस में थंब को जो है वो पामर एबडक्शन में रखा जाता है। ओके मैम, थैंक यू। कोई अन्य प्रश्न? थैंक यू मैम। हाँ, ओके। किसी अन्य प्रतिभागी के कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे बीच आई। प्रतिभागियों को मैं बता देना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आपके फीडबैक लिंक डाल दी गई है। सभी प्रतिभागी